मैं अगर अपनी गुफ्तगू की प्लेलिस्ट के बारे में बताऊं, जिसके बारे में आप जानते भी हैं कि उसमें सिर्फ सिनेमा, आर्ट, कल्चर, थिएटर के ही लोग नहीं हैं, बल्कि अलग अलग विधाओं से जुड़े हुए ऐसे लोग जिनका काम हमारे जीवन को, हमारे जो सॉफ्टवेयर आस्पेक्ट ऑफ लाइफ है उसको प्रभावित करता है, वो बहुत सारे लोग वैसे भी हैं जो एडवेंचर स्पोर्ट्स के हो सकते हैं, वो ऑर्निथोलॉजी के हो सकते हैं, वो साइकियाट्री के हो सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के हो सकते हैं। तो ऐसी एक साइकियाट्रिस्ट से हमारी मुलाकात हल्द्वानी में हुई एक सेमिनार के दौरान, जब मैंने ये पाया कि वो ख़ुद पहाड़ों में पैदा हुई हैं और फ्रांस में रहकर वो शायद पहली ऐसी साइकियाट्रिस्ट हैं जिनको लाइसेंस मिला मेडिकल प्रैक्टिस करने का, और वो इंडिया की जो ट्रेडिशनल हीलिंग पद्धति है उसको ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिनल्स की जो इंडिजिनस हीलिंग सिस्टम है उसके साथ क्लब करके और मॉडर्न साइकियाट्री के अप्रोच से मरीज़ों का इलाज करती हैं। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि क्यों ना वो हमारी गुफ्तगू की प्लेलिस्ट को ग्रेस करें, और वो बहुत खुशी खुशी राज़ी हुई। और जब वो दिल्ली आई तो मेरी उनके साथ लंबी बातचीत हुई, जो यूट्यूब पे मौजूद है, मीना खरक्वाल। तो मीना खरक्वाल ने इस बात पर जोर दिया कि घरों में या संबंधों के बीच में ऐसे भी मौके आते हैं जब कोई एक सदस्य चुप हो जाता है या कुछ बोल नहीं रहा होता है, तो हम इस बात को समझ नहीं पाते, जबकि वो एक तरह से मेंटल हेल्थ का कोई अलार्म है। तो मेंटल हेल्थ हम लोगों के देश में बहुत लीस्ट एड्रेस्ड, लीस्ट कंसर्न की चीज़ है, और चूँकि उसके साथ बहुत सारा टैबू भी जुड़ा हुआ है कि जैसे ही कोई थोड़ा सो कॉल्ड एबनॉर्मल बिहेवियर करता है तो हम उसको पागल वगैरह कह देते हैं, या अगर किसी को साइकियाट्रिस्ट के पास ले गए तो माना जाता है कि पागल खाने ले गए, या अगर काउंसलिंग हो रही है तो ये सब चीज़ें बड़ी सोशली एक टैबू की चीज़ मतलब बहुत लंबे समय तक रही है। और आज भी इतने मॉडर्न साइंस के डेवलप होने के बाद भी ये तो अभी भी एक चिंता का विषय है कि हम लोग मेंटल हेल्थ को लेकर, जबकि प्रेडिक्शंस ये हो रहे हैं कि जिस तरह दुनिया का जो हाल है उसमें बड़ी आबादी का एक बड़ा हिस्सा डिप्रेशन और मेंटल चैलेंजेस, मेंटल हेल्थ चैलेंजेस के से गुज़रने वाला है या गुज़र रहा है। तो ये एक बहुत ही चिंताजनक स्थिति है। ख़ुद भारतीय समाज में भी इस पर गौर किए जाने की ज़रूरत है, और मीना खरक्वाल हों या दूसरे साइकियाट्रिस्ट हों, उनकी सुनी जाने की ज़रूरत है, और मेंटल हेल्थ को अपने सरोकार और कंसर्न का एक हिस्सा बनाए जाने की ज़रूरत है। अगर हम हर व्यक्ति, पहले तो टेलीविज़न जिसे किसी ज़माने में इडियट बॉक्स कहा जाता था, और ये आज भी इडियट बॉक्स रह जाता है, जब हम बिल्कुल आंख बंद करें इसके सामने इसके बैठ जाते हैं और हम मेस्मराइज्ड हो जाते हैं, यानी कि हमारी सोचने समझने की शक्ति को ये ख़त्म कर दे, तो फिर ये इडियट बॉक्स हो जाता है जब तक आप इसको कंट्रोल ना कर सकें। अब आती है बात कि हर व्यक्ति अपने स्मार्टफोन्स को लेकर के बैठा है, कोई कम्युनिकेशन नहीं है। पहली चीज़, पारिवारिक रिश्तों में, सामाजिक रिश्तों में इससे बहुत बड़ी दूरी आने वाली है। हम कम्युनिकेट करते हैं एसएमएस के थ्रू। पश्चिमी संदर्भ में जब मैं ख़ास तौर से कपल्स के साथ काम करती हूँ तो मैं उनसे पहली चीज़ कहती हूँ कि आप लोग एसएमएस के थ्रू कम्युनिकेशन करना बंद करेंगे जब तक आप लोग थेरेपी में मेरे साथ हैं, क्योंकि एसएमएस से हम कम्युनिकेट नहीं करते। आप अपने को गुस्सा व्यक्त करना है, जाइए और अपने पति से कहिए कि आप नाराज़ हैं। आपको अपनी पत्नी के ऊपर किसी चीज़ से आप खफा हैं तो जाइए कहिए कि मुझे ये बात बुरी लगती है, क्योंकि आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। केवल शब्दों के माध्यम से आपको एक्सप्रेस करना पड़ेगा जहाँ इमोशंस की बात है। दूसरी बात, स्मार्टफोन जितने भी हमारे ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, इनसे निकलने वाली जो किरणें हैं उनके कुछ इफ़ेक्ट्स हैं जो बहुत ही नोसिफ हैं, जिनका बहुत जो नुकसान पहुंचा सकते हैं मस्तिष्क को, जिसमें ख़ास तौर से एक है जिसको ब्लू लाइट या ब्लू रेज कहा जाता है स्मार्टफोन वगैरह के साथ, जिसका बहुत दुष्प्रभाव पड़ता है नींद पर। क्योंकि नींद हमारी जो हमें नींद आती है वो मेलाटोनिन हार्मोन के कारण से आती है, यानी कि जैसे जैसे सूरज डूबने लगता है, अंधेरा होने लगता है, हमारा हार्मोन सक्रिय हो जाता है जो हमें नींद के लिए प्रेरित करता है। और अगर हम रात में अपना स्मार्टफोन देर तक इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो वही रोशनी देता है जो सूरज देता है, तो आपका हार्मोन काम नहीं करता। इसलिए ये नींद के लिए तो हमारे पास इसके डेटा हैं कि नींद के लिए ये एक बहुत ही
ख़तरनाक चीज़ है। बिस्तर में जाने से 2 घंटा पहले स्मार्टफ़ोन बंद हो जाना चाहिए। दूसरी बात, ये बेडरूम में नहीं होना चाहिए। स्मार्टफ़ोन आप अगर अपने बेडरूम में जा रहे हैं तो स्मार्टफ़ोन आप अपने दूसरा कमरा में छोड़ के चले जाइए। तीसरी बात, जो हर मिनट पर घंटी बजती है कि एक मैसेज आ रहा है, तो वो आपको चौंकाता है, एक मैसेज आ रहा है। दिन में तो अब लोग उसके साथ आदी होने लगे हैं शायद। ये एंग्जाइटी प्रोवोक करता है और हर बार जब आपके दिमाग पर एक धक्का पहुंच रहा है, ये बजा, न जाने क्या हो रहा होगा, न जाने कौन सा मैसेज है, न जाने कौन सी बात जो है वो गड़बड़ होने वाली है। तो आप कितनी बार अपने दिमाग को ज़बरदस्ती ऐसी स्थितियों में डाल रहे हैं जहाँ पर आपको नहीं आना चाहिए। क्योंकि एंग्जाइटी एक तरह का माफ़ कीजिएगा, मुझे शब्द नहीं मिल रहा है, फ्रेंच में हम ये कहते हैं अवर्टिस्मो। आपको वो जागरूक करती है, आपको वो बताती है कि खतरा आने वाला है, तो सचेत करती है और एक तरह से वो एक तरह का अलार्म है। तो जब वो अलार्म हर मिनट बज रहा है स्मार्टफ़ोन की घंटी के तरह से, लोग उसको महसूस नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसके दूरगामी प्रभाव जो होंगे वो बड़े ख़तरनाक होंगे मानसिक बीमारियों के संदर्भ में। और उससे भी दुखद ये है कि भारत जैसा देश, जहाँ स्मार्टफ़ोन तो हर जगह है, लेकिन मानसिक बीमारियों का कोई कंसेप्ट हर जगह नहीं है। मैं बड़े शहरों की बात नहीं कर रही हूँ। बड़े शहरों में आपके पास मनोचिकित्सक हैं, आपके पास मनोवैज्ञानिक हैं, आपके पास पूरी सुविधाएं हैं, आपके पास इंटरनेट है, आपके पास पढ़ा लिखा समाज है जो जा रहा है। सोचिए उस समाज की बात जिसका पढ़े लिखे होने का दायरा सीमित है, जो ऐसी जगह पर रहता है जहाँ डॉक्टर तक उपलब्ध नहीं है। वहाँ इस तरह की नए एक संसार में आकर के कैसे वो आगे आएगा, ये एक चिंता का विषय है। लेकिन इसके साथ दूसरी बात और बताऊं, इंसान की जो प्रवृत्ति होती है वो है हर तरह की परिस्थितियों के साथ एक तरह से अनुकूलन करना और आगे बढ़ना। कुछ लोगों को नुकसान होगा, पर इसी ज़मीन से उसके सॉल्यूशन भी निकल के आएंगे। सॉल्यूशंस पश्चिम से नहीं आएंगे। पश्चिम के सॉल्यूशंस पश्चिम के लिए हैं, हमारे सॉल्यूशन हमारे लिए। पर इसका मतलब ये नहीं है कि सॉल्यूशन हम 3000 पुराने अपने किसी मंत्र में जाके देखें, 2000 साल पुरानी किसी किताब में जाके देखें, 1000 साल पुरानी किसी भी धर्म, किसी भी की हो सकती है। मैं किसी भी धर्म या संस्कृति की यहाँ पर बात नहीं करना चाह रही हूँ। अगर आज की समस्याएं जो आज के ज़माने पे पैदा हुई हैं, उनका समाधान आज से ही निकलेगा। हाँ, ये ज़रूर ये है कि हम अपने पिछले अनुभव से, हम अपने पिछले ज्ञान से फ़ायदा उठा सकते हैं और उस लॉजिक को इस्तेमाल कर सकते हैं।